आ जाओ सोनू जी। भारत की पारंपरिक सामाजिक संरचना में विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन माना जाता है और इसी विचार को मूर्त रूप देने के लिए विवाह से पहले अनेक रीति रिवाज संपन्न किए जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख परंपरा है टीकाकरण या रोका समारोह, जिसे उत्तर भारत में टीका और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में रोका या शगुन भी कहा जाता है। यह एक सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन होता है जो न केवल दो परिवारों को जोड़ता है बल्कि समाज के सामने यह स्पष्ट संकेत भी देता है कि अब यह रिश्ता तय हो चुका है और अब वर और वधू दोनों विवाह बंधन की दिशा में औपचारिक रूप से अग्रसर हो चुके हैं। इस अवसर पर वर पक्ष के लोग वधू के घर जाते हैं या वधू पक्ष वर के घर आता है और वहां एक छोटा सा पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे, वस्त्र, चांदी के सिक्के या थाली, मेहंदी, श्रृंगार सामग्री, इत्र, नारियल जैसे शुभ प्रतीक वधू या वर को भेंट स्वरूप दिए जाते हैं और एक शगुन के रूप में नकद धनराशि भी प्रदान की जाती है। यह आयोजन पारिवारिक सहमति, सामाजिक स्वीकृति और रिश्ते की औपचारिक घोषणा का प्रतीक होता है, जिसे आम भाषा में लोग कहते हैं कि अब रिश्ता पक्का हो गया। खास बात यह होती है कि इस आयोजन में दोनों परिवारों के प्रमुख सदस्य जैसे माता पिता, भाई बहन, ताया ताई, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी सब शामिल होते हैं और आपस में भावनात्मक मेलजोल भी बढ़ता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में विवाह को केवल दो लोगों का व्यक्तिगत निर्णय नहीं माना जाता बल्कि यह पूरे परिवार की सहमति और भागीदारी से तय होने वाला सामाजिक अनुबंध होता है। यह आयोजन धार्मिक दृष्टि से भी महत्व रखता है, क्योंकि कई बार इसे पंडित के दिशा निर्देशों के अनुसार शुभ मुहूर्त में संपन्न किया जाता है और परिवारजन घर के पूजा स्थान पर या किसी मंदिर में नारियल फोड़कर, दीप जलाकर और गणेश पूजन करके इस आयोजन को प्रारंभ करते हैं। रोका या टीका कार्यक्रम में रिश्तेदारों द्वारा दी गई उपहार सामग्रियां भी केवल दिखावा नहीं होती बल्कि वे शुभकामना, प्रेम और स्वीकृति का प्रतीक होती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विवाह की तैयारी अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। इस आयोजन में कई बार पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं, जैसे महिलाएं टीका लेके आई सासुरी जैसे लोकगीत गाकर पूरे माहौल को उत्सव में बना देती हैं। कई घरों में इस दिन विशेष पकवान बनाए जाते हैं, जैसे घेवर, चूरमा, खीर, दाल बाटी, बेसन के लड्डू आदि, जो पूरे समुदाय को एक साथ जोड़ने वाले सामाजिक भोज की शुरुआत करते हैं। रोका कार्यक्रम का उद्देश्य केवल वर-वधू का परिचय कराना नहीं होता, बल्कि यह उनके परिवारों के मध्य सामंजस्य, स्नेह और समझ की नींव रखना भी होता है, ताकि आगे चलकर कोई सामाजिक या मानसिक टकराव न हो। यह परंपरा विशेषकर ग्रामीण भारत और पारंपरिक शहरी घरों में बहुत गंभीरता से निभाई जाती है और कई बार यह भी देखा जाता है कि रोका हो जाने के बाद वर-वधू एक दूसरे से बातचीत शुरू कर सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं और आगे की योजनाएं बना सकते हैं, जिससे विवाह के बाद अनजानपन या झिझक का माहौल ना बने। इस अवसर को परिवारों के बीच स्नेह का एक ऐसा सूत्र कहा जा सकता है जो संबंधों की नींव को मजबूत करता है और समाज के भीतर यह संकेत देता है कि अब यह रिश्ता तय है और कोई अन्य प्रस्ताव या संदेह की गुंजाइश नहीं रही। कई बार परिवार रोका के दिन एक सिंपल सगाई भी कर देते हैं, जिसमें अंगूठियों का आदान प्रदान होता है और दूल्हा दुल्हन को पारंपरिक वस्त्र पहनाकर छोटी पूजा कराई जाती है। यह पूरा आयोजन न केवल सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी वर-वधू को यह महसूस कराता है कि अब उनका एक नया जीवन शुरू होने वाला है और उसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। खासकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस रस्म को बड़े सम्मान और खुशी के साथ मनाया जाता है, जिसमें परिवारजनों के साथ साथ रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी आमंत्रित किया जाता है और इसे एक छोटे पारिवारिक उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस रस्म में भेंट स्वरूप जो चीजें दी जाती हैं, वे सामान्यतः सांकेतिक होती हैं, जैसे सूखे मेवे समृद्धि का प्रतीक होते हैं, मिठाई मिठास का, वस्त्र सम्मान और शगुन का, नारियल शुभता का प्रतीक माना जाता है। यदि यह समारोह सावन के महीने में पड़ता है तो इसकी भव्यता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सावन को विशेष रूप से महिलाओं और सौभाग्य की प्रतीक तीज के साथ जोड़ा जाता है और ऐसे में वधू को सिंजारा देने की परंपरा भी इस दिन जुड़ जाती है, जो हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। भारतीय संस्कृति में सावन का महीना विशेष रूप से धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और उल्लासपूर्ण माना जाता है और जब विवाह से पहले वर या वधू का रोका या टीका इसी सावन मास में आयोजित हो तो उसकी गरिमा और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय विशेषकर स्त्रियां श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाती हैं, जो सौभाग्य, श्रृंगार, प्रेम और पारिवारिक सुख समृद्धि की प्रतीक होती है। और इसी के साथ एक अत्यंत कोमल और भावनात्मक परंपरा निभाई जाती है, जिसे सिंजारा कहते हैं, जो मूलतः
वधू या नवविवाहिता को दिया जाने वाला ऐसा उपहार है जिसमें माता पिता या ससुराल पक्ष के लोग प्रेम, आशीर्वाद और सौंदर्य का प्रतीक सामग्री लेकर आते हैं, जैसे रंग बिरंगे वस्त्र, मेहंदी, चूड़ियाँ, बिंदी, श्रृंगार सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन, फल, मिठाइयाँ, नारियल, खिलौने, सजावटी सामान और विशेष रूप से एक सुंदर सी डलिया या टोकरी सजाकर उसमें सिंजारा सामग्री भरी जाती है, जिसे बहुत ही आदर पूर्वक वधू के घर भेजा जाता है या स्वयं परिवार के सदस्य लेकर जाते हैं और पूरे उत्सव के साथ यह रस्म निभाई जाती है, जिसमें गाना बजाना, लोकगीत, पारंपरिक नृत्य, हंसी ठिठोली और भावनात्मक मिलन का अवसर शामिल होता है। विशेषकर जब यह सिंजारा वधू के घर उस समय पहुंचता है जब उसका रोका हो चुका होता है या शादी की तिथि तय हो चुकी होती है, तब यह सिंजारा केवल एक रस्म नहीं रह जाता, बल्कि यह दोनों परिवारों के आपसी प्रेम, मान सम्मान और सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक बन जाता है, जिससे आसपास के समाज और रिश्तेदारों को भी यह संकेत मिलता है कि यह वधू अब केवल मायके की नहीं रही, बल्कि वह अब दो परिवारों की जिम्मेदारी और खुशियों का केंद्र बनने जा रही है। और इस अवसर पर जो उपहार या सामग्री दी जाती है वह दिखावे की नहीं होती, बल्कि उसमें छुपे होते हैं माता पिता या ससुराल पक्ष के भाव। जैसे चूड़ियाँ उसके नए जीवन की रंगीनियों का प्रतीक होती हैं, मेहंदी उसके सौभाग्य का, बिंदी उसकी पहचान का, मिठाई आने वाले जीवन की मधुरता का और वस्त्र उसके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का संकेत होते हैं। और जब वधू ये सब सामग्री पाती है तो उसके हृदय में एक अनकही सी प्रसन्नता होती है जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, बल्कि वह मुस्कान और भावुकता के साथ इन भेंटों को स्वीकार करती है। कई बार सिंजारा देने के साथ ही परिवार की महिलाएं वधू को झूले पर झुलाती हैं, उसे सुहागिनों के गीत सुनाती हैं, जैसे लाखे जोड़ी लाया सिंजारा या हरियाली तीज का त्योहार आया। और इस पूरे वातावरण में एक सांस्कृतिक जीवंतता होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को अगली पीढ़ी में सौंपने का कार्य करती है। यह केवल वधू के श्रृंगार की नहीं, बल्कि उसके जीवन में पहली बार सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त होने की घड़ी होती है। और यही कारण है कि सिंजारा को केवल एक टोकरी में भरी चीजों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि वह एक मानसिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का अनूठा अवसर माना जाता है, जिसमें मायके और ससुराल दोनों अपने अपने तरीके से वधू के प्रति अपने स्नेह और स्वागत की भावना प्रकट करते हैं। और अगर वर पक्ष सिंजारा भेजता है तो उसमें यह संकेत होता है कि वे वधू को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। और यदि मायके वाले सिंजारा देते हैं तो वह होता है उनकी बेटी के लिए शुभकामनाओं और सौभाग्य का स्नेहिल आशीर्वाद। कई बार यह सिंजारा सावन के पहले सोमवार को दिया जाता है और फिर तीज के दिन वधू को सजाकर, मेहंदी लगाकर, पारंपरिक परिधान पहनाकर पूजा करवाई जाती है। कई घरों में सास या जेठानी उसे पूजा के लिए घी से भरी थाली देती है, जिसमें रक्षा सूत्र, बर्फी, चूड़ियाँ, कपूर, सुहाग सामग्री होती है। और यह थाली वधू तीज माता को अर्पित करती है ताकि उसका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। सिंजारा की इस पूरी परंपरा में केवल उपहारों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि यह एक संस्कार होता है जिसमें वधू को यह एहसास कराया जाता है कि वह अब एक नई दुनिया की ओर कदम बढ़ा रही है और उसके इस नए जीवन की शुरुआत उसकी पहचान, आत्मसम्मान और सौंदर्य के प्रतीकों से की जा रही है। सिंजारा देते समय परिवार की स्त्रियां अनेक पारंपरिक गीत गाती हैं, जैसे मेहंदी रचाई हाथन माँ, चूड़ी खन के बाजू माँ, सावन में झूला पड़े, पिया घर आ जाए। और इन गीतों के माध्यम से वे आने वाले जीवन में प्रेम, सौंदर्य और समर्पण की भावनाएं उजागर करती हैं। इस परंपरा में टोकरी को सजाना भी एक विशेष कला होती है। उसमें रेशमी कपड़ा बिछाया जाता है, चारों ओर सजावटी मोती, सितारे, पत्तियां लगाई जाती हैं और प्रत्येक वस्तु को सलीके से रखा जाता है, जैसे श्रृंगार सामग्री एक ओर, मिठाइयाँ दूसरी ओर, वस्त्र तय करके, फलों को ऊपर रखकर और अक्सर नारियल को टोकरी के ऊपर रिबन में बांधकर रखा जाता है, जो सिंजारा की शान मानी जाती है और इसे बड़े आदर के साथ वधू को दिया जाता है। कई परिवार इस रस्म को फोटोग्राफर के साथ करते हैं। गीत संगीत के बीच पूरा माहौल उत्सवमय होता है। वधू की सहेलियां, भाभियां, बहनें भी सजती हैं और मिलकर झूले डालती हैं। रक्षाबंधन के आसपास यह रस्म और भी भावुक हो जाती है, जब भाई अपनी बहन को सिंजारा देने के बहाने मिलने आते हैं। और भावनाओं से भरे इस माहौल में सिंजारा केवल एक रस्म नहीं रह जाता, बल्कि यह भावनाओं का वह पुल बन जाता है जो वधू को नए जीवन में प्रवेश करने से पहले अपनेपन, सुरक्षा और स्नेह का एहसास कराता है।
और यही कारण है कि यह परंपरा आज भी आधुनिकता के बावजूद जीवित है और उसे निभाने वाले लोग इसमें केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि एक गहरी भावनात्मक आस्था और परिवारों के बीच मजबूत होते रिश्तों को केंद्र में रखकर इसे मनाते हैं। जब वरवधू के बीच टीकाकरण या रोका की रस्म संपन्न हो जाती है और सावन जैसे शुभ महीने में सिंजारा की भावनात्मक और श्रृंगारिक परंपरा पूरी गरिमा के साथ निभा ली जाती है, तब परिवारों के बीच एक नई हलचल शुरू हो जाती है। यह वह समय होता है जब अब संबंध केवल आपसी स्वीकृति या रस्मों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज और विस्तृत रिश्तेदारी के समक्ष इस रिश्ते की औपचारिक घोषणा की जाती है और इसकी अगली कड़ी के रूप में सगाई की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं, जो अक्सर बड़ी संख्या में मेहमानों, रीति रिवाजों और सामाजिक परंपराओं के बीच एक समारोह के रूप में आयोजित की जाती है। लेकिन उससे पहले सिंजारा की परंपरा को समझना जरूरी है, क्योंकि यह केवल उपहारों की डलिया नहीं बल्कि भारत की स्त्री केंद्रित सांस्कृतिक परंपरा की आत्मा है, जिसका संबंध पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा है। सिंजारा परंपरा की जड़ें माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह से जुड़ी है। जब माता पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में घोर तपस्या की थी और खुद को सुहागिन स्त्री के रूप में सजाकर उनका ध्यान किया था, उसी श्रद्धा, श्रृंगार और साधना के रूप में सिंजारा का जन्म हुआ। जब एक स्त्री खुद को सजाती है तो वह केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन साथी, अपने भावी दाम्पत्य और अपने सौभाग्य की रक्षा हेतु करती है। यही कारण है कि हरियाली तीज के अवसर पर विवाहित स्त्रियां और वधुएं सज-धज कर, चूड़ियां पहनकर, बिंदी लगाकर, मेहंदी रचाकर देवी पार्वती की पूजा करती हैं और सौभाग्य की कामना करती हैं। इसी परंपरा में सिंजारा दिया जाता है, जिसमें माता पिता या ससुराल पक्ष श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, वस्त्र, मिठाई, फल और उपहार सजाकर डलिया में भरकर देते हैं। और यह केवल एक भेंट नहीं बल्कि एक संदेश होता है कि वह स्त्री अब सुहाग की ओर अग्रसर है। इसलिए यह रस्म हजारों वर्षों से भारतीय समाज में जीवित रही है और इतिहास के अनुसार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में विवाह से पूर्व या तीज पर्व पर कन्या को सिंजारा देना, माँ और मौसी के हाथों से सजवाना और साथ में झूले, लोकगीत व श्रृंगार की परंपरा निभाना एक सामाजिक उत्सव की तरह माना जाता रहा है। गांवों में तो यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम होता था जहां सारी महिलाएं एकत्र होकर तीज गायन करती थीं, वधु को झूले पर बैठाती थीं और कहती थीं, लाके जोड़ी लाया सिंजारा, मेरी बेटी सुहागिन बनी सारा। इस रस्म में टोकरी को भी कलात्मक रूप से सजाया जाता था। उसमें रेशमी कपड़ा, नारियल, मेहंदी, शीशा लगी चूड़ियां, गुलाब जल, पायल, लड्डू, इत्र और चुनरी रखी जाती थी और हर वस्तु का अर्थ होता था। मेहंदी सौभाग्य का, बिंदी आत्मगौरव का, मिठाई नए जीवन की मधुरता का और वस्त्र नारी के आत्मविश्वास का। यह डलिया जब बेटी को दी जाती थी तो उसमें माँ का मौन आशीर्वाद भी शामिल होता था और बेटी उस डलिया को अपने नए जीवन की पहली धरोहर मानती थी। लेकिन अब समय बदल गया है और आधुनिक युग में सिंजारा ने अपनी प्रस्तुति बदली है, पर उसका भाव नहीं। आज सिंजारा की डलिया में ब्रांडेड मेकअप, डिजाइनर कपड़े, ज्वेलरी, इत्र, डिजिटल कार्ड और यहाँ तक कि प्रेम पत्र तक शामिल होते हैं, पर उसका उद्देश्य आज भी वही है, बेटी को यह बताना कि वह अब परिवार की मर्यादा और सहेजने वाली बनने जा रही है। आज सिंजारा एक फैमिली बॉन्डिंग बन गया है। जब सास, ननद और भाभी मिलकर वधु को डलिया देती हैं, तब वह केवल एक रस्म नहीं बल्कि एक स्वीकृति होती है कि वह अब हमारे घर की बहू है। और जब माँ अपने हाथ से सजी डलिया बेटी को देती है तो वह केवल एक भेंट नहीं बल्कि उस माँ के हृदय का वह कोना होता है जो बेटी की विदाई के बाद भी उसमें जीवित रहेगा। यही कारण है कि सिंजारा आधुनिकता के बीच भी जीवंत है, शहरों में भी, अपार्टमेंट में भी, विदेश में बसे भारतीयों के बीच भी, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी परंपरा है जो केवल देने की नहीं, रिश्तों को सहेजने की रस्म है। इसलिए जब टीकाकरण और सिंजारा की रस्म पूरी होती है तो परिवार सगाई की तैयारी में लग जाते हैं। तारीख पक्की होती है, पंडित से मुहूर्त लिया जाता है, गेस्ट लिस्ट, कार्ड प्रिंटिंग, पोशाकों की खरीद, कैटरिंग, संगीत कार्यक्रम सब तय किया जाता है। वर और वधु भी अब एक दूसरे से संवाद करने लगते हैं, मोबाइल पर बातें होती हैं, पसंद नापसंद साझा की जाती है और यहीं से रिश्ते का भावनात्मक पक्ष शुरू होता है जो सगाई में सार्वजनिक रूप से सामने आता है। इस कार्यक्रम में अंगूठी की अदलाबदली केवल गहनों का आदान प्रदान नहीं बल्कि दो आत्माओं का वचन होता है, दो परिवारों का एक दूसरे को स्वीकार करने का प्रतीक होता है। सगाई के समय घर में गीत संगीत, मिठाई वितरण, पारंपरिक वस्त्र, हल्के श्रृंगार और फोटोशूट जैसी आधुनिक चीजें भी शामिल हो जाती हैं, लेकिन भाव वही रहता है, नए रिश्ते का स्वागत। रिश्तेदारों की प्रतिक्रियाएं भी इस समय भावनाओं से भरी होती हैं। कोई हर्ष से मुस्कुराता है, कोई आंखें नम करता है और कोई पुराने रिश्तों की यादों में खो जाता है। यही वह समय होता है जब दोनों पक्ष मिलकर अपने अपने अनुभव साझा करते हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, महिलाएं मिलकर लोकगीत गाती हैं और वधु को भविष्य के लिए तैयार करती हैं। आज के युग में यह रस्में भले ही महंगी हो गई हों, इवेंट कंपनियां भी जुड़ गई हों, पर भावनाएं पहले जैसे ही सच्ची और सरल हैं। और यही कारण है कि सिंजारा, टीका और सगाई
ये तीनों रस्में आधुनिक युग में भी भारतीय विवाह परंपरा की आत्मा को जीवित रखे हुए हैं, जिसमें परिवार, संस्कृति, स्त्री का सम्मान और समाज का सहयोग सब एक साथ जुड़े रहते हैं। और यही परंपराएं हैं जो केवल विवाह की रस्में नहीं बल्कि भारतीय समाज की वह नींव हैं जिन पर रिश्तों की पूरी इमारत खड़ी होती है। टीका के समय घरों में पारंपरिक राजस्थानी वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंजती है, जैसे ढोल, थाली, शहनाई, बीन आदि। महिलाएं मांगलिक गीत गाती हैं, जिनमें विवाह की शुभकामनाएं, परंपरा और लोक कथाओं का समावेश होता है। कई बार ढोल की थाप पर घर के बुजुर्ग और नौजवान नाचते हैं और माहौल बिल्कुल उत्सव जैसा हो जाता है। यह नज़ारा राजस्थानी संस्कृति की आत्मा को दर्शाता है और समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। टीकाकरण के बाद वर पक्ष और उसके साथ आए सभी मेहमानों को भोज कराया जाता है। यह भोज कभी साधारण तो कभी भव्य होता है, समाज और परिवार की परंपरा के अनुसार। इसी अवसर पर दोनों परिवार आपसी बातचीत में विवाह की तिथि, कार्यक्रम की रूपरेखा और अन्य व्यवस्थाएं भी तय कर लेते हैं। इस प्रकार यह रस्म सिर्फ एक पारिवारिक नहीं बल्कि सामाजिक मिलन भी बन जाती है, जहां रिश्ते और भावनाएं आपस में और गहराई से जुड़ती हैं। जब वर वधू के बीच टीकाकरण या रोका की रस्म संपन्न हो जाती है और सावन जैसे शुभ महीने में सिंजारा की भावनात्मक और श्रृंगारिक परंपरा पूरी गरिमा के साथ निभा ली जाती है, तब परिवारों के बीच एक नई हलचल शुरू हो जाती है। यह वह समय होता है जब अब संबंध केवल आपसी स्वीकृति या रस्मों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज और विस्तृत रिश्तेदारी के समक्ष इस रिश्ते की औपचारिक घोषणा की जाती है और इसकी अगली कड़ी के रूप में सगाई की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं, जो अक्सर बड़ी संख्या में मेहमानों, रीति रिवाजों और सामाजिक परंपराओं के बीच एक समारोह के रूप में आयोजित की जाती है। इस चरण में परिवार के बुजुर्ग एकत्र होकर शुभ मुहूर्त तय करते हैं, पंडित से परामर्श लेकर पंचांग अनुसार तिथि निकालते हैं और दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ और सहमति के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाती है, जिसमें स्थल का चयन, मेहमानों की सूची, आमंत्रण पत्रों की छपाई, भोजन की व्यवस्था, वस्त्रों की तैयारी, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होती हैं। विशेषकर अगर परिवार पारंपरिक है तो सगाई की रस्म को भी धार्मिक अनुष्ठान की तरह देखा जाता है, जिसमें वर वधू के ऊपर अक्षत, फूल, रोली आदि डालकर उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। साथ ही यह परंपरा भी निभाई जाती है कि वर को वधू पक्ष की ओर से अंगूठी पहनाई जाती है और वधू को वर पक्ष से, और इसके बाद दोनों परिवार मिठाई खिलाकर इस नए बंधन की घोषणा करते हैं। इस अवसर पर रिश्तेदारों की प्रतिक्रियाएं भी विविध होती हैं। कुछ लोग अत्यंत हर्षित होते हैं, कुछ भावुक हो जाते हैं, तो कुछ पारिवारिक रस्मों में व्यस्त हो जाते हैं। खासकर वधू पक्ष की महिलाओं में एक अलग ही उत्साह होता है। वे वधू को सजाने, श्रृंगार करने, नई साड़ियों और आभूषणों से सजाने में लीन हो जाती हैं। वहीं वर पक्ष में भी उसकी शेरवानी, अंगूठी, उपहार आदि की खरीदारी की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इन सब तैयारियों के बीच वर वधू के बीच संवाद शुरू हो जाता है, जो पहले संकोच से भरा होता है, फिर धीरे धीरे विश्वास और सहयोग में बदल जाता है। और यही वह समय होता है जब दोनों परिवारों के बीच सामाजिक मेलजोल, संवाद और सहमति का एक नया अध्याय शुरू होता है। रिश्तेदार एक दूसरे के घर आना जाना बढ़ा देते हैं, पुराने संबंधों की स्मृतियां ताज़ा होती हैं, साथ ही नए रिश्तों के बीज बोए जाते हैं। लेकिन इसी के साथ अब समय बदल रहा है और परंपराएं भी आधुनिकता की दिशा में ढल रही हैं। पहले जहां ये सारे समारोह केवल घरों में पारिवारिक स्तर पर होते थे, अब होटल, गार्डन, बैंक्वेट हॉल, रिसोर्ट्स जैसे स्थानों पर सगाई का भव्य आयोजन होने लगा है। लोग इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों की सहायता लेते हैं, थीम डेकोरेशन करवाते हैं, संगीत नाइट और फैशन शो जैसे कार्यक्रम भी सगाई का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब रिश्तेदारों को कागजी निमंत्रण पत्रों के साथ साथ डिजिटल इनवाइट भेजे जाते हैं। सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट होता है, प्री एंगेजमेंट शूट करवाए जाते हैं और इन सब का असर परंपरा पर भी पड़ता है। अब बहुत से युवा कपल्स अपने विचार, पसंद नापसंद और विवाह के बाद की जिंदगी की योजनाओं को पहले से साझा करने लगे हैं। वे आपस में मिलते हैं, घूमते हैं और यह सामाजिक रूप से भी स्वीकार किया जाने लगा है कि वर वधू एक दूसरे को समझने के लिए समय बिताए। और यही कारण है कि अब सगाई सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक दोस्ताना शुरुआत बन चुकी है, जिसमें रीति रिवाज भी निभाए जाते हैं और आत्मीयता भी पनपती है। हालांकि कुछ परंपरावादी लोग इस खुलेपन पर संदेह भी जताते हैं, लेकिन अधिकांश परिवार इसे एक सकारात्मक विकास के रूप में
देख रहे हैं, क्योंकि इससे दो अनजान व्यक्तियों को एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर मिलता है, जो विवाह जैसी दीर्घकालिक संस्था के लिए आवश्यक है। आधुनिक समय में ये रस्में महंगी होती जा रही हैं, लेकिन भावनाएं वही हैं। एक पिता जब अपनी बेटी को सगाई में अंगूठी पहनते हुए देखता है, तो उसकी आंखों में चमक और नमी दोनों होती हैं। एक माँ जब अपने बेटे को वधू के सामने खड़ा देखती है, तो उसकी कल्पना उड़ान भरने लगती है कि अब उसका बेटा एक नया जीवन शुरू करेगा। और यह भावनाएं हर युग, हर समाज और हर वर्ग में समान होती हैं, चाहे आयोजन कितना भी बदल जाए। क्योंकि अंततः भारतीय विवाह परंपरा का मूल उद्देश्य केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का एकत्र आना होता है। और इस प्रक्रिया में चाहे रस्में बदल जाएं, नाम बदल जाए, स्थान बदल जाए, लेकिन रिश्तों की ऊष्मा, आदर और प्रेम का स्वरूप अमर रहता है। आज के युवा भी जब सगाई करते हैं, तो अपने दादा दादी, नाना नानी की परंपराओं को याद करते हैं और उन्हें यथासंभव दोहराने की कोशिश करते हैं। जैसे दादी द्वारा हाथों से बनाई गई मिठाई, नानी द्वारा भेजा गया पहला तोहफा या मौसी द्वारा बांधी गई राखी जैसी बातें उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं। इस तरह सगाई की तैयारी केवल एक समारोह नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक और भावनात्मक प्रक्रिया होती है, जिसमें केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि महीनों की तैयारियां, संवाद, समझदारी और रिश्तों की नींव रखी जाती है। और यही कारण है कि भारतीय समाज में विवाह से पहले की यह पूरी प्रक्रिया, रोका, सिंजारा, सगाई, केवल रीति रिवाजों की श्रृंखला नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द, सांस्कृतिक गरिमा और पारिवारिक आत्मीयता की जीवंत परंपरा है, जिसे आधुनिकता के रंगों के साथ निभाना अब समय की मांग है, ताकि भावनाएं भी बनी रहें और युग के साथ कदमताल भी होती रहे। सगाई के सफल आयोजन और समाज के समक्ष रिश्ते की औपचारिक घोषणा के बाद दोनों परिवारों के बीच तैयारियों की एक लंबी और उल्लासपूर्ण यात्रा शुरू हो जाती है, जिसमें हर दिन नए रंग, नए कार्य और नई भावनाएं जुड़ती जाती हैं। यह समय केवल रस्मों का नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सहभागिता और सामूहिक आनंद का प्रतीक बन जाता है। अब विवाह की तिथि पक्की हो चुकी होती है, मेहमानों की सूची भी तैयार हो जाती है और दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से के दायित्वों में लग जाते हैं। वर पक्ष को बारात की व्यवस्था करनी होती है, वधू पक्ष को विवाह स्थल की सजावट, स्वागत, भोज और रस्मों की रूपरेखा तय करनी होती है। इन सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, वह होता है कपड़ों और आभूषणों की खरीदारी, खासकर वधू के लिए, क्योंकि विवाह एक ऐसा अवसर होता है जिसमें वह जीवन में पहली बार समाज के समक्ष एक नववधू के रूप में प्रस्तुत होती है और उसकी वेशभूषा, श्रृंगार और आत्मविश्वास पूरे विवाह की शोभा बन जाता है। इसलिए परिवार की स्त्रियां, वधू की सहेलियां और रिश्तेदार उसके लिए खास साड़ी, लहंगा, दुपट्टा, चूड़ियां, कलीरे, पायल, झूमर, बिंदी, मेहंदी, काजल, इत्र और अनेक श्रृंगार सामग्रियां बड़ी बारीकी से खरीदती हैं। वधू के कपड़ों में रंगों का विशेष महत्व होता है। हल्दी के दिन पीला, संगीत के दिन चमकीला, विवाह के दिन लाल या गुलाबी और विदाई के समय कुछ शांत रंग। यह सब केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि प्रतीकों से भरा हुआ होता है। पीला रंग सौभाग्य का, लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का, गुलाबी कोमलता का और सफेद त्याग व परिवर्तन का प्रतीक होता है। इसी तरह वर पक्ष भी दूल्हे के लिए शेरवानी, साफा, जूती, अंगवस्त्र, तलवार, सेहरा आदि की तैयारी करता है और यह सब परंपरागत कारीगरों या बुटीक से विशेष रूप से सिलवाया जाता है। इन तैयारियों के बीच घर के बड़े बुजुर्ग पूजा की तैयारी करते हैं। गणेश पूजन, कुलदेवी का आह्वान, वास्तु शुद्धि, पाणिग्रहण संस्कार की विधि आदि का विचार करते हैं। और फिर वह दिन आता है जब विवाह पूर्व की सबसे रोचक, भावुक और पारंपरिक रस्में शुरू होती हैं। हल्दी और मेहंदी, यह रस्में न केवल दूल्हा दुल्हन को श्रृंगारित करने के लिए होती हैं, बल्कि पूरे घर को उत्सवमय बनाने वाली होती हैं। हल्दी की रस्म प्रातःकाल या संध्या को होती है, जिसमें वधू के घर की महिलाएं, माँ, ताई, भाभी, मौसी, बहनें एक साथ पीली साड़ी पहनकर हल्दी, चंदन, दही और गुलाब जल का उपटन बनाती हैं और उसे एक सुंदर पीतल या चांदी की थाली में रखकर वधू को जमीन पर बिठाकर उसकी हथेलियों, चेहरों, पैरों और बाहों पर हल्दी लगाती हैं और साथ ही पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जैसे माई ने भेजी हल्दी, लाड़ो नहाए रे या गोरी हाथों में मेहंदी रचाई। यह गीत सिर्फ संगीत नहीं होते, बल्कि उनमें भावनाएं, आशीर्वाद और स्मृतियों का समावेश होता है। इसी प्रकार मेहंदी की रस्म में पूरे घर को सजाया जाता है। कलाकार बुलाए जाते हैं जो दूल्हा दुल्हन के हाथों में सुंदर मेहंदी लगाते हैं और पूरे आयोजन में महिलाएं झूमकर नृत्य करती हैं।
विशेषकर मेहंदी है रचने वाली जैसे गीतों पर भावुक दृश्य बनता है, जब मां बेटी, बहन दुल्हन, सहेली वधू के बीच आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन फिर भी सभी अपने आंसुओं को मुस्कानों में छुपाकर इस रस्म को उत्सव की तरह मनाते हैं। आधुनिक युग में इन रस्मों में फोटोशूट, इंस्टाग्राम रील्स, लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट और डेकोरेशन की भव्यता भी जुड़ चुकी है, जिससे यह परंपरा नए रंगों में ढलती जा रही है, लेकिन उसका भावनात्मक और पारिवारिक जुड़ाव बना हुआ है। इन सब तैयारियों के बीच रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ जाता है। कुछ मेहमान विवाह से एक सप्ताह पहले ही पहुंच जाते हैं और घर में एक अलग ही रौनक छा जाती है। महिलाएं मिलकर गीतों की रिहर्सल करती हैं, बच्चे ढोलक बजाना सीखते हैं, पुरुष बाजा, लाइट, टेंट और खानपान की व्यवस्थाओं में व्यस्त हो जाते हैं। हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हुए विवाह को यादगार बनाने में जुटा होता है। कई बार रिश्तेदार आपसी टकराव या राय के मतभेद में भी उलझते हैं, लेकिन फिर भी घर का कोई बड़ा उन्हें समझाकर फिर से हंसी ठिठोली की ओर मोड़ देता है। वधू के घर में पूजा, कन्यादान की तैयारी, रस्मों की सूची, मेहमानों की व्यवस्था, तो वर के घर में बारात के स्वागत, बैंड बाजे, बारातियों के कपड़े, नाचने की प्रैक्टिस, बारात रवानगी की योजना आदि पर जोर रहता है। अब विवाह सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि एक साप्ताहिक उत्सव बन चुका है, जिसमें पूरा मोहल्ला, गांव या कॉलोनी तक शामिल हो जाता है। और यही कारण है कि भारत में विवाह को त्योहार कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी भावनाएं समाहित होती हैं। प्रेम, विरह, उत्सव, त्याग, जिम्मेदारी और संस्कार, इन तैयारियों के बीच दूल्हा और दुल्हन भी एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानते हैं और अपने आने वाले जीवन की योजना बनाने लगते हैं। यह आधुनिक युग की देन है कि अब विवाह केवल परिवारों की सहमति से नहीं बल्कि वर वधू के बीच आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव से भी तय होता है, और इन तैयारियों के बीच वे अपने रिश्ते को और मजबूत करते हैं। यह समय दूल्हा दुल्हन के लिए भी एक आत्ममंथन का होता है। वे सोचते हैं कि कैसे एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाएंगे, कैसे अपने अपने परिवारों को संतुलित रखेंगे, और यही चिंतन उन्हें विवाह के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। इस प्रकार विवाह की ये तैयारियां केवल बाहरी रूप से दिखने वाले कार्यक्रम नहीं होते, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा होती है जो वर वधू को भावनात्मक, मानसिक और सांस्कृतिक रूप से एक नई जिम्मेदारी के लिए तैयार करती है। और यह प्रक्रिया जितनी रंगीन और भव्य होती है, उतनी ही गहराई से भावनात्मक भी होती है। इसलिए जब विवाह का दिन आता है तो घर परिवार, मोहल्ला, रिश्तेदारी सभी एक स्वर में कहते हैं, आज हमारा त्योहार है। और यह त्योहार केवल दूल्हा दुल्हन का नहीं बल्कि दो परिवारों का, दो संस्कृतियों का और पूरे समाज की साझी खुशी का प्रतीक होता है। विवाह की तैयारियां जैसे जैसे अंतिम चरण में पहुंचती हैं, पूरे परिवार का उत्साह चरम पर होता है। और फिर आता है वह दिन जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, विवाह का दिन। यह दिन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक घड़ी होती है, जब दो लोग केवल एक रिश्ते में नहीं बल्कि एक जीवन भर के साथ में बंधने जा रहे होते हैं। इस दिन की शुरुआत ही विशेष होती है। सुबह सवेरे ही घर में पूजा पाठ, मंडप की सजावट, पंडित का आगमन, फूलों और दीपों से घर के हर कोने को सुसज्जित करना और बारात निकलने की तैयारी जैसे कामों से घर का हर सदस्य व्यस्त रहता है। वर को हल्दी स्नान के बाद पारंपरिक परिधान पहनाया जाता है। शेरवानी, साफा, सेहरा, जूती और तलवार के साथ उसे सजाया जाता है और परिवारजन उसे दूल्हा राजा कहकर मुस्कुराते हैं। बारात निकलने से पहले घर में एक छोटी पूजा होती है जिसे गणेश पूजन कहा जाता है, ताकि यात्रा मंगलमय हो। फिर बैंड बाजों की धुनों पर बारात घर से निकलती है, लोग नाचते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। ढोल की थाप पर नाचते रिश्तेदारों में कोई शर्म नहीं होती। यह वह क्षण होता है जब दूल्हे का परिवार अपने पूरे गौरव और आन बान के साथ वधू के घर की ओर बढ़ता है। वधू पक्ष बारात के स्वागत के लिए पहले से तैयार रहता है। दरवाजे पर रंगोली, तोरण, पुष्प वर्षा, आरती की थाली और मिठाई के साथ दूल्हे और बारातियों का स्वागत किया जाता है। वधू के पिता दूल्हे को तिलक लगाकर, माला पहनाकर स्वागत करते हैं और फिर बारातियों को जलपान कराया जाता है। इसके बाद आता है जयमाल का आयोजन, जो पूरे विवाह का पहला सार्वजनिक मंच होता है, जहां वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते हैं। यह केवल एक रस्म नहीं बल्कि सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक होता है। इसके पश्चात दोनों पक्ष भोज में सम्मिलित होते हैं और फिर मंडप की ओर बढ़ते हैं, जहाँ विवाह का मूल संस्कार संपन्न होना होता है। मंडप को आम, केले, आम्रपल्लव, पुष्पमालाओं, दियों और रंगीन कपड़ों से सजाया जाता है और मंडप के भीतर पवित्र अग्नि की स्थापना होती है। पंडित विधि पूर्वक गणेश पूजन, नवग्रह पूजन, माता पिता का आशीर्वाद और फिर कन्यादान की रस्म कराते हैं। कन्यादान वह क्षण होता है जब पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथों में सौंपते हैं और यह कहते हैं कि अब मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह क्षण अत्यंत भावुक होता है और अक्सर माता पिता की आंखें नम हो जाती हैं। उसके बाद होते हैं सप्तपदी अर्थात
7 फेरे जो वैवाहिक जीवन के 7 वचनों का प्रतीक होते हैं। हर फेरे पर वरवधु एक संकल्प लेते हैं। पहला संतान के लिए, दूसरा प्रेम और समर्पण के लिए, तीसरा धन संपत्ति के संतुलन हेतु, चौथा परिवार की रक्षा के लिए, पांचवा धार्मिकता के लिए, छठा आपसी विश्वास और सातवां साथ में जीवन बिताने के लिए। इन फेरों के साथ ही अग्नि साक्षी बनती है और वरवधु जीवन भर के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। इसके पश्चात मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनाने की रस्म होती है, जो नवविवाहिता की पहचान बनती है। फिर आता है विदाई का वह क्षण जिसके लिए शब्दों में भावनाएं व्यक्त करना कठिन होता है। बेटी की विदाई पिता के घर से होती है। वह घर जहां उसने बचपन बिताया, माँ की गोद में सोई, भाई की उंगली पकड़कर चली, अब वह सब पीछे छूट रहा होता है। माँ बाप, भाई बहन, ननद, भाभी, सहेलियां सब उसे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन साथ में रोते भी हैं। यह मिश्रित भावनाओं वाला वह क्षण होता है जब एक लड़की अपने पीछे एक पूरी दुनिया छोड़ती है और नए संसार की ओर बढ़ती है। कार में बैठते समय माँ का आंचल, पिता का कांपता हाथ, भाई की नम आँखें और दादी का थरथराता आशीर्वाद उसकी स्मृतियों में अमिट रूप से बस जाते हैं। वर पक्ष जब दुल्हन को लेकर अपने घर आता है तो वहाँ गृह प्रवेश की रस्म होती है। दरवाजे पर तोरण बांधा जाता है, आरती उतारी जाती है, दुल्हन दूध से भरा लोटा गिराकर घर में प्रवेश करती है और अपने पांवों के लाल रंग से आंगन में स्वस्तिक बनाती है, जिसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें दुल्हन घर के लिए पहली बार कुछ मीठा बनाती है, जैसे खीर, हलवा या चाय। और यह केवल खाना बनाना नहीं बल्कि नए घर में आत्मसात होने की प्रक्रिया होती है। नववधु को आशीर्वाद दिए जाते हैं, उपहार दिए जाते हैं और परिवार की वरिष्ठ महिलाएं उसे घर के रीति नीति, पूजा पाठ, संबंधों की मर्यादा और घर के सदस्यों के स्वभाव से परिचित कराती हैं। यह वह समय होता है जब दुल्हन एक नई पहचान बनाती है, एक नई भूमिका में ढलती है। अब वह केवल किसी की बेटी नहीं बल्कि किसी की पत्नी, बहू, भाभी और आने वाले समय में माँ भी बनने वाली है। इसी प्रकार विवाह के बाद पहली पूजा भी कराई जाती है, जिसमें नवदंपति मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं या घर में ही पूजा कराकर सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। परिवार के बुजुर्ग उन्हें साथ बैठाकर घर के मूल्य, सम्मान और संस्कृति की शिक्षा देते हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बने। इस प्रकार विवाह केवल एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि एक सामाजिक, धार्मिक और भावनात्मक यात्रा है जो दो आत्माओं को जोड़ती है, दो परिवारों को मिलाती है और जीवन भर के साथ की बुनियाद रखती है। इसमें निभाई जाने वाली हर रस्म, चाहे वह सिंजारा हो या हल्दी, फेरे हो या विदाई, केवल परंपरा नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही वह सांस्कृतिक थाती है जिसे संजोकर रखना हर समाज का दायित्व है। और जब विवाह के बाद वरवधु एक साथ बैठकर अपनी तस्वीरें, वीडियोस या पुरानी बातचीत को देखते हैं तो वे समझते हैं कि यह सब केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, जिसमें हंसी भी थी, आंसू भी, कर्तव्य भी और प्रेम भी। और यही विवाह की परंपरा को इतना विशिष्ट बनाता है, एक ऐसा बंधन जो केवल शरीरों का नहीं आत्माओं का होता है।
ऊपर जाएंगे ठोकर लौट
जी